Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. कभी सोचा है पास वाले कमरे से म्यूजिक की आवाज तो आती है पर बजाने वाला दिखता नहीं, ऐसा क्यों? या एक सिंपल से गिटार से इतना जबरदस्त संगीत कैसे बन जाता है? ये सब ध्वनि यानी साउंड के कमाल के विज्ञान की वजह से है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। जरा सोचिए, कोई अपने कमरे में अकेला है और अचानक दरवाजे पर कोई खटखटाता है। देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, हमें पता चल जाता है कि कोई है। हमारा दिमाग फौरन उस आवाज को पहचान लेता है। पर यह होता कैसे है? और ये सिर्फ दरवाजे की दस्तक तक ही सीमित नहीं है। यही वो चीज है जो हमें अपने फोन की रिंगटोन पहचानने में मदद करती है, या फिर जब कोई अपनी जानी पहचानी कार घर के पास आती है तो हम समझ जाते हैं। असल में हम इन आवाजों को कुछ खास घटनाओं से जोड़ना सीख जाते हैं। तो इन सब पहेलियों का जवाब सिर्फ एक शब्द में है: ध्वनि, साउंड। यही है वो चीज जो हमें एक दूसरे से बात करने में मदद करती है और अपने आसपास क्या हो रहा है उससे हमें जोड़े रखती है। तो ठीक है, ये तो समझ गए कि ध्वनि जरूरी है, पर सवाल ये है कि ध्वनि असल में बनती कैसे है। इसका जवाब ना एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक प्रिंसिपल में छिपा है। चलिए पता लगाते हैं कि ये कंपन यानी वाइब्रेशंस की दुनिया उन आवाजों को कैसे बनाती हैं जिन्हें हम रोज सुनते हैं। देखिए, हर आवाज की शुरुआत होती है एक कंपन से, एक वाइब्रेशन से। जैसे एक गिटार के तार को जब छेड़ते हैं तो उसे तेजी से आगे पीछे हिलते हुए देखा जा सकता है ना? बस यही मूवमेंट हवा में लहरें यानी वेव्स पैदा करती है और हमारा दिमाग इन्हीं वेव्स को साउंड की तरह समझता है। और जैसे ही वो मूवमेंट रुकता है, आवाज भी गायब। इस चीज को समझने के लिए ये पेन वाला एक्सपेरिमेंट एकदम परफेक्ट है। जब पेन पर मारते हैं तो वो वाइब्रेट करता है और आवाज पैदा होती है, लेकिन जैसे ही उससे कसकर पकड़ लेते हैं, वाइब्रेशन रुक जाता है और आवाज भी तुरंत गायब हो जाती है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार प्रदर्शन है। नो वाइब्रेशन, नो साउंड। और ये बात सिर्फ पेन पर ही लागू नहीं होती, यही सेम प्रिंसिपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर भी काम करता है। सितार में तार वाइब्रेट करते हैं, तबले में उसकी जो झिल्ली होती है वो, और बांसुरी में उसके अंदर की हवा। मतलब हर इंस्ट्रूमेंट संगीत बनाने के लिए इसी वाइब्रेशन की पावर का इस्तेमाल करता है। ओके, तो अब ये तो साफ हो गया कि आवाज वाइब्रेशन से पैदा होती है, लेकिन अगला सवाल ये है कि ये आवाज सोर्स से हमारे कानों तक का सफर तय कैसे करती है? ये हवा में चलती कैसे है आखिर? चलिए एक और सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए एक फोन बज रहा है और वो एक कांच के ग्लास के अंदर है। अब अगर हम धीरे धीरे उस ग्लास के अंदर की सारी हवा बाहर निकाल दें तो क्या होगा? फोन की रिंग की आवाज धीमी और धीमी होती जाएगी और आखिर में बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, चलने के लिए किसी मीडियम यानी माध्यम की जरूरत होती है। ये मीडियम हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, या फिर लकड़ी और मेटल जैसी कोई ठोस चीज भी हो सकती है। असल में ये आवाज इन्हीं मीडियम के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन पैदा करते हुए आगे बढ़ती है। और सोचिए, जहां कोई मीडियम ही ना हो, जैसे स्पेस के वैक्यूम में, तो वहां साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकती। यही वजह है कि स्पेस में होने वाले बड़े बड़े धमाके भी एकदम खामोश होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आवाज को आगे ले जाने के लिए हवा के पार्टिकल्स ही नहीं है। तो ठीक है, आवाज पैदा हुई, एक मीडियम से गुजरी और अब वो हमारे कान तक पहुंच गई है। तो अब क्या? हमारा शरीर इन वाइब्रेशंस को आवाज के तौर पर समझता कैसे है? तो ये सब काम कैसे करता है? हमारी सुनने की शक्ति का जो असली हीरो है वो है हमारा ईयर ड्रम यानी कर्णपटल। ये हमारे कान के अंदर एक बहुत पतली खिंची हुई झिल्ली जैसी होती है और ये साउंड वाइब्रेशंस के लिए कमाल की सेंसिटिव होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ड्रम के ऊपर की स्किन होती है ना, बिल्कुल वैसी। जैसे ड्रम पर मारने से उसकी स्किन वाइब्रेट करती है, ठीक वैसे ही जब साउंड वेव्स हमारे ईयरड्रम से टकराती हैं तो वो भी वाइब्रेट करने लगता है। और यहीं से सुनने का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। साउंड वेव्स ईयरड्रम को वाइब्रेट करती हैं। ये वाइब्रेशंस फिर हमारे भीतरी कान यानी इनर ईयर तक जाते हैं और वहां से ये सिग्नल बनकर हमारे दिमाग तक भेजे जाते हैं। ये सुनने में शायद लंबा लगे, पर यह पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मिलीसेकंड्स में हो जाता है। लेकिन एक मिनट, सारी आवाजें एक जैसी क्यों नहीं होती? मतलब एक शेर की दहाड़ और एक मच्छर की भिनभिनाहट में जमीन आसमान का फर्क क्यों है?
इसको समझने के लिए हमें साउंड की दो बहुत जरूरी प्रॉपर्टीज को समझना होगा। पहली चीज है लाउडनेस यानी प्रबलता। सीधी भाषा में आवाज कितनी तेज है ये वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड उतनी लाउड आवाज। दूसरी चीज है पिच यानी तारत्व, मतलब आवाज कितनी पतली है या मोटी। ये वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी तीखी यानी हाई पिच वाली आवाज। जैसे शेर की दहाड़ लाउड तो बहुत होती है पर उसकी पिच कम होती है। लाउडनेस को हम डेसिबल यानी डीबी में नापते हैं। अब देखिए, नॉर्मल सांस लेना करीब 10 डेसिबल का होता है, वहीं एक फैक्ट्री का शोर 80 डेसिबल तक पहुंच सकता है। और ये जानना जरूरी है कि 80 डेसिबल से ऊपर का कोई भी शोर हमारे कानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और पिच का क्या? हम इंसान आमतौर पर 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, लेकिन कुत्तों जैसे कुछ जानवर हमसे कहीं ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। तभी तो वो डॉग विसल की आवाज सुन लेते हैं जो हमें सुनाई ही नहीं देती। तो अब जब हम साउंड की साइंस को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी और हमारे माहौल को कैसे प्रभावित करती है, खासकर जब बात आती है म्यूजिक और नॉइज यानी शोर के बीच के फर्क की। म्यूजिक तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? पर क्या म्यूजिक भी कभी शोर बन सकता है? क्या लगता है? जवाब है बिल्कुल। अगर उसी म्यूजिक को बहुत ज्यादा लाउड बजा दिया जाए तो वही अच्छी लगने वाली धुन कानों को चुभने लगती है और शोर में बदल जाती है। और बस यहीं से एंट्री होती है नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण की। हमारे आसपास मौजूद कोई भी बहुत तेज या अनचाही आवाज, जैसे गाड़ियों का शोर, मशीनों की आवाज या जोर जोर से बजते लाउड स्पीकर्स, ये सब नॉइज पोल्यूशन है। और देखिए, नॉइज पोल्यूशन सिर्फ इरिटेटिंग नहीं होता, ये हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लगातार शोर में रहने से नींद की कमी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है और यहां तक कि सुनने की शक्ति हमेशा के लिए भी जा सकती है। तो आज हमने जो कुछ भी समझा है उसके आधार पर इस आखिरी सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए किसी के पास 2 घरों का ऑप्शन है, एक बिल्कुल बिजी रोड पर और दूसरा वहां से 3 गली छोड़कर एक शांत जगह पर। अब जब हम नॉइस पोल्यूशन के हेल्थ पर पड़ने वाले असर को जानते हैं तो कौन सा ऑप्शन एक बेहतर चॉइस होगी?